नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, फिलहाल हमारे देश में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव लड़ने के लिए जो मिनिमम आयु है, मिनिमम एज है, वो 25 साल है। वहीं राज्यसभा सभा की अगर आप चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आपकी आयु 30 साल होनी चाहिए। अब एक पार्लियामेंट्री कमेटी ने रेकमेंड किया है कि चुनाव लड़ने की मिनिमम एज को 18 साल कर देना चाहिए, जो फिलहाल हमारे देश में इलेक्शन में वोट करने की एज है। तो कितना ये सही होगा, कितना ये गलत होगा, रिकमेंडेशन है, क्या इस पे एक्चुअली कानून बनेगा, संविधान इस संबंध में क्या बात करता है, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे और भी इलेक्टोरल रिफॉर्म से संबंधित चीज़ों के बारे में जो इस पार्लियामेंट्री कमेटी के पैनल ने सजेस्ट की हैं। चलिए, यहाँ मैं आपको बता दूं कि ये सजेशन जो दिया गया है कि मिनिमम एज 18 साल हो जानी चाहिए चुनाव लड़ने की, इस पर इलेक्शन कमीशन ने अपना डिसएग्रीमेंट ऑलरेडी शो कर दिया है। शुरुआत करते हैं विद द न्यूज हेडलाइन। सो हाउस पैनल रेकमेंड्स लोअरिंग ऑफ असेंबली पोल कंटेस्टिंग एज टू 18 ईयर्स, यानी अगर आप 18 साल की आयु के हैं तो आप चुनाव लड़ सकते हैं, ऐसा रेकमेंड किया गया है, ऐसा भी हुआ नहीं है। ठीक है, तो एक पार्लियामेंट्री पैनल ने रेकमेंड किया है कि जो मिनिमम एज है चुनाव लड़ने की, नेशनल लेवल पर यानी लोकसभा की, राज्यसभा की, या फिर स्टेट लेवल पर यानी विधानसभाओं के चुनाव के लिए, उसे घटाकर 25 से 18 साल कर दिया जाए। तो यहाँ मैं आपको बता दूं, लोकसभा और विधानसभा के लिए 18 करने की बात की गई है, क्योंकि इनके लिए जो एज होती है वो 25 साल है। वहीं राज्यसभा, अगर राज्यसभा का चुनाव कोई लड़ना चाहता है तो उसके लिए एज 30 ईयर्स होती है, मिनिमम एज। ठीक है, इतनी एज होनी चाहिए। रीज़न क्या दिया गया? रीज़न ये दिया गया कि अगर आयु को 25 साल से घटाकर 18 कर दिया जाएगा तो इससे क्या होगा कि जो युवा है हमारा, उसका पार्टिसिपेशन बढ़ेगा डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। ठीक है, क्योंकि वो डिसीजन लेने की स्थिति में होंगे। अभी तो हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनने के लिए 18 साल की आयु है हमारी, वोट कर सकते हैं 18 साल या उससे ऊपर की आयु में हम। अगर आप कंटेस्ट भी करें चुनाव, मतलब आप चुनाव लड़ भी पा रहे हैं, तो यानी आप डिसीजन मेकिंग की तरफ भी जा रहे हैं। तो उनके इंक्लूसिवनेस की बात की गई है कि उनको इन्वॉल्व किया जाए। ना जो रिकमेंडेशंस हैं ये दी गई हैं इन दी 132nd रिपोर्ट ऑन स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्शन प्रोसेस एंड देयर रिफॉर्म। कुछ स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स के बारे में और उनके रिफॉर्म के बारे में जो कि टेबल की गई थी पार्लियामेंट में बाय द डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी ऑन पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंस लॉ एंड जस्टिस, जिसको हेड करते हैं बीजेपी के लीडर सुशील कुमार मोदी। ठीक है, क्या क्या रिकमेंडेशंस दी गई हैं, उस पर क्या प्रक्रियाएं आई हैं, प्रतिक्रियाएं आई हैं, उसके बारे में बात करेंगे और अलग अलग रिफॉर्म्स के बारे में बात करेंगे। बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, आप मुझे फॉलो कर लीजिए इस टेलीग्राम चैनल पर दोस्तों, जिसमें आपको मेरी सभी क्लासेस की अपडेट, शेड्यूल्स, पीडीएफ्स मिल जाएंगी। इसके अलावा अनअकैडमी ऐप पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरी सभी स्पेशल क्लासेस एंड प्लस कोर्सेज के लिए। एनरोल करने के लिए आपको सिर्फ मेरा कोड यूज़ करना होता है NDLive10। दीज आर द रिजल्ट्स। अनअकैडमी के रिजल्ट्स आप जानते हैं बहुत शानदार रहे इस बार। आप भी इन टॉपर्स में से एक हो सकते हैं। कैसे? हमारे उड़ान बैच का हिस्सा बनकर, जो आपको अभी अवेलेबल है मात्र 9,999 रुपये में। ये जो बैच है हमारा 17 अगस्त से शुरू हो रहा है। यहाँ पर आपको मिलने वाली है 900 से ज़्यादा घंटे की लाइव क्लासेस, मेंस और प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज, लाइव आंसर राइटिंग, लाइव नोट्स मेकिंग, वेल प्लान शेड्यूल है। टॉपर्स के द्वारा क्लासेस और मेंटोरिंग भी आपको मिलेगी। यहाँ पर आपको फ्री मेंस मेंटोरशिप और इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम का भी आप हिस्सा बन सकते हैं। साथ ही प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज आपको यहाँ मिलेगी। करना क्या है? एनरोल करने के लिए आपको यूज़ करना है मेरा कोड NDLive10। इसी के साथ आप कॉम्बो सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं, जहाँ पर आप GS के साथ साथ ऑप्शनल भी तैयार कर सकते हैं अपना। PSIR, हिस्ट्री एंड एंथ्रोपोलॉजी लाइव क्लासेस मिल रही हैं, अनलिमिटेड एक्सेस मिल रहा है आपको सभी ऑप्शनल की लाइव और रिकॉर्डेड सेशंस का। फुल सिलेबस कवरेज कराया जाएगा इन दिग्गजों के द्वारा और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होगी PYQs के साथ। 15 अगस्त से शुरू हो रहा है। NDLive10 आपको कोड यूज़ करना है और एनरोल कर लेना है मात्र 16,999 रुपये में। चलिए, यहाँ पर जो कमेटी की रिपोर्ट आई है उसमें बेसिकली हाईलाइट भी किए गए हैं कि क्या फ़ायदे होंगे अगर हम ये जो आयु है, जो मिनिमम एज रिक्वायरमेंट है किसी व्यक्ति के चुनाव लड़ने की, इलेक्शंस में कैंडिडेट बनने की, कंटेस्ट करने की, उसको अगर घटाते हैं तो उसके क्या बेनिफिट्स हैं। यहाँ पर जो आर्ग्यूमेंट दिए गए हैं वो ये दिए गए हैं कि इससे जो यंग इंडिविजुअल्स हैं, जो युवा है हमारे देश का, उसको बराबर की एक तरह से अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी कि वो डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट कर पाए, वो एंगेज हो पाए। और ऐसा करने के लिए, ऐसा इस तर्क के लिए उन्होंने सपोर्ट भी किया है इस तर्क को, एविडेंस देते हुए फ्रॉम ग्लोबल प्रैक्टिसेस। विश्व भर में इस तरह की प्रैक्टिसेस है जहाँ पर
कम आयु में ही आप कंटेस्ट कर सकते हैं इलेक्शन, उसका सजेशंस दिए गए हैं। उसके अलावा कुछ ऑर्गेनाइजेशंस का भी एग्जाम्पल दिया गया जो मैं आगे आपको बताऊंगी, सपोर्ट करते हुए इस अपने आर्ग्यूमेंट को। साथ ही यहाँ पर ये भी कहा गया कि जब पॉलिटिकल अवेयरनेस लोगों में बढ़ेगी, जब आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जब आप कंटेस्ट कर सकते हैं, तो पॉलिटिकल अवेयरनेस भी बढ़ेगी युवाओं में, और कहीं ना कहीं एडवांटेजेस भी मिलेंगे हमें युवाओं के रिप्रेजेंटेशन के। यहाँ पर अलग अलग जगहों, अलग अलग कंट्रीज की जो प्रैक्टिसेस हैं उसको एग्जामिन करने के बाद, जैसे कि कनाडा, यूके एंड ऑस्ट्रेलिया में, कमेटी ने ऑब्जर्व किया कि जो मिनिमम एज है चुनाव लड़ने की, नेशनल इलेक्शंस की, वो 18 साल होनी चाहिए, उसको 18 साल कर देना चाहिए ना। ये जो एग्जाम्पल्स दिए गए हैं इन राष्ट्रों के, ये डेमोन्स्ट्रेट करते हैं कि जो युवा है आज का, वो रिलायबल भी हो सकता है और जिम्मेदार पॉलिटिकल पार्टिसिपेंट भी हो सकता है, विद द काइंड ऑफ एक्सपोजर, द काइंड ऑफ नॉलेज, यू नो जिस तरह से आजकल का समय है, विद द काइंड ऑफ ग्लोबलाइजेशन जैसी चीज़ें, इससे आज का युवा काफ़ी जागरूक है और वो एक अच्छा पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन या पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन दे सकता है अपने लोगों को ना। पुराने टाइम में भी पॉलिटिकल पार्टीज ने काफ़ी, मतलब हमेशा से क्या रहा है ना, अगर पास्ट में हम जाकर देखें तो हमेशा से एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स को फेवर किया गया है पब्लिक ऑफिसेज के लिए, और जो यंगर कैंडिडेट्स होते थे उनको लैक ऑफ एक्सपीरियंस के नाम पर उनको डिसमिस कर दिया जाता था। अभी जो बायस है टूवर्ड्स एज एंड एक्सपीरियंस, इसको भी ड्यूली नोट किया गया है इस रिपोर्ट में, जो कि एम्फेसाइज करती है एक बेहतर इंक्लूसिव अप्रोच की, जो रिकॉग्नाइज करे पोटेंशियल और कैपेबिलिटीज को जो युवा है आज का उसकी। तो यहाँ पर इसके बारे में बात की गई है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको आप रिफॉर्म्स में भी, कहीं आंसर राइटिंग में रिफॉर्म्स की तरह भी आप इसको यूज कर सकते हैं ना। अब वो जो बिलीव था ना प्लाटो का, जो उसने सेंचुरीज पहले आर्ग्यू किया था कि पॉलिटिकल कॉम्पिटेंस एज के साथ आती है, वो अब आउटडेटेड हो गया है 21वीं शताब्दी में। इसको लेकर चलना सही नहीं होगा। यहाँ पर कमेटी ने, जैसा कि मैंने आपको बताया, असर्ट भी किया है कि जिस तरह से शिक्षा का प्रभाव, ग्लोबलाइजेशन का, डिजिटलाइजेशन का प्रभाव है, जो आज का युवा है वो फुल्ली केपेबल है इस तरह के ऑफिस को रन करने में सभी देशों में। तो हमारा देश इसमें अलग क्यों रहे। कमेटी को ये भी थोड़ा अजीब लगा कि हमारे यहाँ पर 47% जो एमपीज हैं 2019 के चुनाव में, 47% जो एमपीज हैं वो 55 साल से ज़्यादा की आयु के हैं। और वहीं अगर हम इंडिया की मीडियन एज देखें ना, मतलब अगर एक मीडियन निकाल के देखें अपनी एज का हम, तो वो 27.9 ईयर्स है, लेकिन रिप्रेजेंटेशन 55 साल से ऊपर के लोग कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी एक थोड़ा एप्रीहेंशन जताया गया है, और ये जो डिटेल्स हैं ये हमें मिली हैं पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च के द्वारा ना। अगर संविधान की बात करें तो हमारा संविधान कहता है कि जो मिनिमम एज एलिजिबिलिटी है कंटेस्ट करने की असेंबली या लोकसभा इलेक्शंस को, वो 25 साल है। ये संविधान में दिया गया है। राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए 30 साल होनी चाहिए। तो अगर ये बदलाव आएगा तो संविधान में संशोधन भी करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि इलेक्शन कमीशन ने अपना डिसएग्रीमेंट शो कर दिया है, इसको फेवर नहीं किया है इस करंट एज रिक्वायरमेंट को लोकसभा या असेंबली या लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के इलेक्शंस के लिए, ये कहते हुए ये बहुत ही अनरियलिस्टिक है ये एक्सपेक्ट करना कि एक 18 साल का जो युवा है उसके पास वो नेसेसरी एक्सपीरियंस होगा या मेच्योरिटी होगी कि वो इस तरह के पब्लिक ऑफिस की जिम्मेदारी ले सकता है। तो यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ने ये तर्क दिया है। यहाँ इस तर्क में अपने समर्थन के लिए कमेटी ने हाईलाइट किए हैं कुछ बहुत महत्वपूर्ण पॉलिटिकल अवेयरनेस और नॉलेज ऑफ यूथ पूरे विश्व भर में, ग्लोबली। यहाँ पर कुछ मूवमेंट्स को भी स्पेसिफाई किया गया, हाईलाइट किया गया है, जैसे कि कुछ मूवमेंट्स हैं जो कि युवाओं द्वारा स्टार्ट किए गए हैं, जैसे फ्राइडेज फॉर फ्यूचर है या फिर मार्च फॉर आवर लाइव्स है, जो कि एविडेंस है कि उनकी कैपेसिटी, मतलब केपेबल है, वो युवा जो है आज का वो सक्षम है, वो केपेबल है, और वो इस तरह के क्रिटिकल सोशल पॉलिटिकल कंसर्न्स को भी बेहतरी से उसका निर्वहन कर सकता है, उनको चैलेंजेस को फेस कर सकता है और उनके पे सही तरीके से डिसीजन भी ले सकता है, ठीक है। अब इसके अलावा ये तो हुआ एज क्राइटेरिया। दूसरा इशू आया है कॉमन इलेक्टोरल रोल को लेकर, जिसके बारे में पहले भी, मतलब फर्स्ट टाइम भी इसको प्रपोज किया गया था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा टू द गवर्नमेंट इन 1999। इस पर कमेटी ने कहा है कि हमारे संविधान ने जो जिम्मेदारी दी है इलेक्टोरल रोल्स, जो आपकी इलेक्टोरल रोल्स मतलब आपके जहाँ पे वोटर्स लिस्ट होती है ना, वोटर्स लिस्ट जो है वो बनाने की जिम्मेदारी किसकी है, वो बनाने की जिम्मेदारी पार्लियामेंट्री और असेंबली इलेक्शन के लिए, यानी लोकसभा, राज्यसभा और असेंबली इलेक्शंस के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की है। वहीं जो लोकल बॉडी पोल्स होते हैं, जैसे पंचायत या म्यूनसिपैलिटी के जो इलेक्शंस होते हैं,
वो स्टेट की जिम्मेदारी है, वो रिस्पेक्टिव स्टेट्स के इलेक्शन कमिश्नर्स उसको करते हैं, कमीशंस की जिम्मेदारी है। तो यहाँ पर कमेटी ने सजेस्ट किया है कि इलेक्शन कमीशन को केयरफुल रहना चाहिए और अवॉइड करना चाहिए ओवर स्टेप करना अपनी बाउंड्रीज को इनटू दी स्टेट डोमेन। यहाँ मैं आपको बता दूं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है हमारा, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन, अनाउंसमेंट, रिजल्ट और पूरा प्रोसेस प्रोसीजर के लिए फॉर द इलेक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये जिम्मेदारी है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की। वहीं जो स्टेट रिलेटेड इलेक्शंस हैं, स्टेट में भी जो लोकल इलेक्शंस हैं, लोकल गवर्नमेंट के जो इलेक्शंस हैं जैसे म्यूनसिपैलिटी या पंचायत के इलेक्शंस हैं, उसके लिए स्टेट का अपना इलेक्शन कमीशन होता है विच इज एन ऑटोनॉमस इंडिपेंडेंट बॉडी। ठीक है, उसकी जिम्मेदारी है, तो उसमें ओवरस्टेप नहीं करना है, ऐसा यहाँ पर कमेटी के द्वारा कहा गया है ना। अगर इलेक्टोरल रोल्स की मैं बात करूं तो दो तरह के इलेक्टोरल्स होते हैं मेनली। एक तो होता है जनरल इलेक्टोरल रोल, जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा देखा जाता है फॉर नेशनल एंड स्टेट लेवल इलेक्शंस। स्टेट लेवल मतलब विधानसभा और विधान परिषद के इलेक्शंस, ठीक है। नेशनल यानी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा के इलेक्शंस। वहीं सेपरेट इलेक्टोरल रोल प्रिपेयर किए जाते हैं राज्यों की जो इलेक्शन कमीशन है उसके द्वारा, म्युनिसिपल और पंचायत इलेक्शंस के लिए। तो दो तरह के इलेक्टोरल रोल्स ये हैं। तो यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ने सबसे पहले 1999 में सजेस्ट किया था कि एक ही इलेक्टोरल रोल होना चाहिए, जिस पर कमेटी ने कहा है कि जो जिम्मेदारी है, मतलब जो फेडरल स्ट्रक्चर है हमारा, जो फेडरलिज्म का फीचर है, जहाँ पर इंडिपेंडेंस है, अथॉरिटीज हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उसमें ओवरस्टेप नहीं करना चाहिए। जो स्टेट की जिम्मेदारी है, लेट द स्टेट कमीशंस डू इट, इलेक्शन कमीशंस डू इट। ठीक है। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है जिस पर बात की गई इस कमेटी के द्वारा, विच इज विद रिस्पेक्ट टू द फॉल्स एफिडेविट जो कि सबमिट किए जाते हैं बाय द कैंडिडेट्स। तो यहाँ पर पैनल ने रेकमेंड किया है कि जो पनिशमेंट है ना, अगर कोई फॉल्स एफिडेविट सबमिट कर रहा है, देखिए इट इज़ अ रिक्वायरमेंट। ऐसा होता है जब इलेक्शन के लिए आप जाते हैं, इलेक्शन लड़ने के लिए आप जाते हैं, तो आपको एफिडेविट्स देने होते हैं जहाँ पर आप अपनी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन विद रेस्पेक्ट टू एजुकेशन, एसेट्स, लाइबिलिटीज एक्सेट्रा आप शेयर करते हैं कि आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केस तो नहीं चल रहा है, ये सब आपको शेयर करना होता है। तो ऐसे में अगर कोई फॉल्स एफिडेविट दे रहा है तो उसकी पनिशमेंट को भी बढ़ाने की बात की गई है। तो दिस इज अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिफॉर्म। इसको भी आप रिफॉर्म्स में डाल सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके मेंस के लिए भी, जहाँ पे पनिशमेंट को 2 साल, मैक्सिमम पनिशमेंट को 2 साल करने की बात कर दी गई है, और साथ में फाइन की भी बात की गई है अगर कोई कैंडिडेट फॉल्स डिक्लेरेशन देता है तो। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, अगर प्रेजेंट की बात करें तो अंडर सेक्शन 125A ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, जो कि गाइड करता है इन सारी चीज़ों को, उसमें जो पनिशमेंट है वो फर्निशिंग फॉल्स इन्फॉर्मेशन, वो फिलहाल 6 महीने की है। इसको बढ़ाकर 2 साल करने की बात की गई कि 2 साल होनी चाहिए मैक्सिमम। यहाँ पर ये भी क्लियर कर दिया गया है कि जो पेनल्टी है वो एक्सेप्शनल केसेस में लगाई जानी चाहिए, और कोई माइनर एरर या अनइंटेंशनल मिस्टेक्स हैं तो उसमें नहीं लगाई जानी चाहिए। कई बार मैनुअल मिस्टेक्स भी हो सकते हैं, गलती से भी हो सकता है, तो वो ध्यान रखना होगा। एक्सेप्शनल केसेस में जहाँ पर दिख रहा है कि किसी व्यक्ति ने जानबूझकर इंटेंशनली डिसरिगार्ड करते हुए बाकी रिक्वायरमेंट्स को इस तरह की इंफॉर्मेशन फर्निश की है, उसको ही करप्ट प्रैक्टिस कहा जाएगा, कंसिडर किया जाएगा। अन्यथा माइनर एरर्स और अनइंटेंशनल मिस्टेक्स को इग्नोर भी किया जा सकता है फॉर दी पनिशमेंट। ये यहाँ पर सजेशंस दिए गए हैं। आपको इन रिफॉर्म्स से क्या लगता है कि आर दे एक्चुअली बेनिफिशियल? जैसे कि पनिशमेंट बढ़ाना बिल्कुल सही बात है, हमारी जिम्मेदारी है ये। हम एक जिम्मेदार नागरिक की तरह हमें पता होना चाहिए कि जिस कैंडिडेट को हम चुनने वाले हैं उसका बैकग्राउंड क्या है, उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, एक्सेट्रा। अगर वो गलत दे रहा है तो वो गलत कर रहा है ना, हम गलत व्यक्ति को चुनेंगे फिर। तो आई थिंक दिस रिफॉर्म इज़ अ वेरी गुड रिफॉर्म। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन का सजेशन ऑफ कॉमन इलेक्टोरल रोल्स दैट कैन बी कंसिडर्ड, लेकिन अगेन जहाँ पर हम फेडरल फीचर्स की बात करते हैं भारत के, तो डिवीजन ऑफ पावर है। स्टेट्स अपने हिसाब से जो स्टेट की जिम्मेदारी है वो स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करता है। इलेक्शन कमीशन को राज्य और मतलब असेंबली इलेक्शंस या काउंसिल के इलेक्शंस या फिर नेशनल इलेक्शन जो हैं, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति इत्यादि, इन पर ही काम करना चाहिए। दैट मेक सेंस। उसके अलावा मिनिमम एज फॉर कंटेस्टिंग द इलेक्शंस, इसमें मैं आपकी राय जानना चाहती हूँ। आपको क्या लगता है, क्या ये सही डिसीजन होगा? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लिंक जो है इस पीडीएफ का आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट से मिल जाएगा। हमें रीच आउट करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए फॉर्म को फिल कर दीजिए दोस्तों। इसके अलावा ऑप्शनल कार्निवल का आप हिस्सा बन सकते हैं, जहाँ पर आपको ये ऑप्शंस कराए जा रहे हैं। PSIR, हिस्ट्री और एंथ्रोपोलॉजी, मात्र 9,999 रुपये के प्राइस में आप इनमें एनरोल कर सकते हैं। कोड आपको यूज़ करना है ND Live 10,
एनसीईआरटी फाउंडेशन कॉम्प्रिहेंसिव बैच जो कि कल से शुरू हो रहा है दोस्तों, मात्र 14,000 में आप इसका भी हिस्सा बन सकते हैं विद माई कोड एनडी लाइव 10, और आप अवेल कर सकते हैं बेहतरीन तैयारी अपनी, मतलब फाउंडेशन मजबूत करते हुए पूरा जीएस पढ़ना। एनसीईआरटी फॉर रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स होंगी, 11 से ज़्यादा घंटे की बैच आवर्स मिलेंगे आपको, फिल्म्स और मेंस की टेस्ट सीरीज, मेंटोरिंग बाय द टॉपर्स एंड क्लासेस, मेंस मेंटोरशिप इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी मिलेगा। अगर आप सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हो तो वो भी पढ़ सकते हैं। 6,999 रुपये इसकी फीस रखी गई है, मात्र 7,000 रुपये। आपकी कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी कराई जाएगी, एनसीईआरटी मतलब फाउंडेशन आपका स्ट्रॉन्ग कर दिया जाएगा। मेरी भी क्लासेस कल से शुरू हो रही हैं यहाँ पर, तो आप उसमें एनरोल कर सकते हैं अभी विद माई कोड एनडी लाइव। ये हमारी पूरी टीम है पाथफाइंडर की, जो आपके सपनों को, आपकी तैयारी को सही उड़ान देने के लिए आपके साथ है, निरंतर प्रयासरत है। पर्सपेक्टिव से आप जुड़ सकते हैं फॉर डूज एंड डोंट्स ऑफ यूपीएससी सीरीज बाय यूपीएससी टॉपर्स, और हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करने के लिए इस क्यूआर कोड को आप स्कैन कर सकते हैं, ताकि आपको सभी इन्फॉर्मेशन, जो भी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू द बैचेस, टाइमिंग्स, शेड्यूल्स, कोर्सेज, वीडियोज़, हमारी पीडीएफ्स और भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ मिल जाएगी एट योर फिंगर टिप्स। मेरा कोड आपको यूज़ करना है सब्सक्रिप्शन के लिए एनडी लाइव 10, ये नहीं भूलना है आपको बिल्कुल भी। That's it from my side. I hope you like the session. Don't forget to like, share, and subscribe to the channel, and also hit the bell icon that you get the notifications about a late. Thank you so much. God bless. Take care.